सर हमेशा देखा गया कि टीचर बहाली को लेकर हमेशा भेदभाव किया जाता है। दिल्ली सरकार भी वही रवैया अपना रही है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? हमने इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ये सरकार जो शिक्षा के मामले में अपनी पीठ थपथपाती है और टोटल 70,000 करोड़ के बजट में तकरीबन 27-28 हज़ार करोड़ तालीम पे खर्च करती है, लेकिन उतना ही भेदभाव ये अल्पसंख्यकों के साथ कर रही है, ख़ासतौर से उर्दू और पंजाबी से मोहब्बत करने वालों के साथ कर रही है। पिछले 7-8 साल से वैकेंसीज खाली हैं, इसकी भेदभावपूर्ण नीति की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। हमने जब 2017 में भी 15% टीचरों की नियुक्ति हुई थी, 2022 में भी जो रिजल्ट आया था फरवरी में, उसमें भी सिर्फ 15% ही उर्दू और 15% पंजाबी के टीचर नियुक्त हुए थे। उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमने कहा था कि भाई ये जो पक्षपातपूर्ण नीति है इसको अपने बदलिए आप, ताकि दिल्ली वासियों को उर्दू और पंजाबी टीचर मिल सके। इसे समझने में ही सरकार को 6 महीने लगे और 6 महीने में अपनी गलती मानकर उसने नीति में बदलाव किया। लेकिन बदलाव करने के साथ वो ये कहती है कि अब ये नीति उन पर लागू होगी जो आने वाली वैकेंसी है। मेरा कहना ये है कि सरकार की गलती 7-8 साल से दिल्ली वासियों को उर्दू और पंजाबी पढ़ने को नहीं मिल रही है, इसका दिल्ली वासियों क्यों इसके भुगते? सरकार इसके लिए अपनी माफ़ी मांगे, बाकायदा अरविंद केजरीवाल पब्लिकली इस पर माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई। दूसरे नंबर पर जिन टीचर्स ने 2022 में अप्लाई किया, वो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ओवरेज होने को होंगे। आपकी एजेंसी ने इम्तिहान लिया है, DSSB ने, तो इसी बदली हुई नीति के तहत उनकी कंबाइंड लिस्ट बनाई जाए और उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाए। इससे टाइम भी बचेगा, सरकार का पैसा भी बचेगा, दिल्ली वासियों को जल्दी उर्दू और पंजाबी के टीचर भी मिल जाएंगे। तीसरा, हमें खदशा ये है कि इस सरकार की नीयत में खोट है। ये अगर आगे की जो वैकेंसी निकालेगी फिर उसमें कोई ना कोई बहाना लगा देगी, कोई शगुफा डाल देगी और फिर ये नियुक्तियाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम सरकार को ये आपके थ्रू ये चताना चाहते हैं कि आपको जब अल्पसंख्यकों ने वोट दिया, आपको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इनके साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? सर दूसरी बात ये कि अभी जो टीचर वाले में इसमें एक बदलाव देखने को आया सर, GS पेपर का जैसे नंबर नहीं देते हैं, तो इसमें क्या छात्राओं को क्या परेशानी है? नहीं, मैंने आपको बता दिया कि अब जो बदलाव किया है वो बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन जो पुराना इम्तिहान है उन्हीं को कंसिडर करके उन बच्चों की मेरिट बनाकर उनकी नियुक्ति कर दी जाए। सर तीसरी बात ये कि सर ये जो MCD के चुनाव को लेकर सर, ये AIMIM पार्टी जो है कितनी मजबूती से इस बार चुनाव में आ रही है? पूरी तरह से। अगर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से भाग रही है, जिसको 15 साल अपने करप्शन से उसको खौफ है, अगर वो हिम्मत दिखाती है और वो चुनाव कराने का ऐलान करती है, तो MIM दिल्ली में पूरी ताकत से लड़ेगी, पूरी मजबूती से लड़ेगी और जो भी समस्याएं या ज्वलंत मुद्दे होंगे उनको पूरी ताकत से उठाएगी। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सर जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का रवैया है मुस्लिम मुक्त भारत बनाना, तो उन्होंने कैबिनेट से भी मुस्लिम मुक्त हो चुके हैं सर, तो क्या उसी रवैये पे केजरीवाल सरकार भी भेदभाव कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो या तो झूठ बोलते हैं या उनके नारे की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार उनकी सुनती नहीं है। इसी के चलते लोकसभा, राज्यसभा और पूरे मंत्रालय से मुसलमान गायब हैं। लेकिन दिल्ली सरकार में भी मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार के जो टोटल एम्प्लॉई हैं उसमें सिर्फ 1.6% मुस्लिम हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से किसी मामले में पीछे नहीं है। यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल सांप्रदायिकता के सबसे बड़े प्रतीक हो गए। वो सरकारी खर्चे पे बाकायदा धार्मिक पूजा का लाइव प्रसारण कराते हैं। तो इसलिए इस सरकार से भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। MIM को ये उम्मीद है कि ये तमाम अल्पसंख्यक लोग केजरीवाल को ठुकराएंगे और अपनी क़यादत के नीचे आएंगे, अपने झंडे के नीचे आएंगे और इंशाअल्लाह अपनी तमाम समस्याओं का हल पाएंगे। केजरीवाल साहब हमेशा बोलते हैं कि सर यहाँ का दिल्ली का हमने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, और हेल्थ को लेके भी बहुत सारे उन्होंने, क्या ये सच में कहाँ तक उनकी बात सच्चाई है? तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उनका पर्दाफाश करती है कि वो ना तालीम पे सीरियस हैं और ना वो हेल्थ पे सीरियस हैं। हर विधानसभा में 10 मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने बनाई है,
और ओखला बड़ी विधानसभा है तो यहाँ तो 15 मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। आप ओखला में घूम के चले आइए और बता दीजिए मुझे कितने मोहल्ला क्लिनिक है। 2-3 से ज़्यादा पूरी विधानसभा में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल है, इसलिए ये भेदभाव अरविंद केजरीवाल का जग। अरविंद केजरीवाल की सरकार ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में 2 ग्रुप मेन है अल्पसंख्यक में, एक मुस्लिम समाज और दूसरा पंजाबी समाज। इन दोनों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है सरकार का, मेरे ख्याल से जाते हैं नमाज के बाद, तो ये सरकार जैसे मैंने अजान से पहले अर्ज किया कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में रहने वाले 2 अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम और पंजाबी, जिनकी मातृ जुबान उर्दू और पंजाबी है, उसके साथ इसका सौतेला रवैया है। उस सौतेले रवैये का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में दोनों जबानों के तकरीबन 1500 पद खाली हैं और ये खाली दिल्ली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से है। यानी 2017 में भी 214 वैकेंसी पंजाबी की निकाली गई थी और 213 वैकेंसी उर्दू की निकाली गई थी। उस टाइम पे भी 43 पंजाबी की और 34 उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हो सकी थी और 171 पंजाबी और 179 उर्दू के शिक्षकों की रिक्तियां खाली रही थी। यानी वो सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है तालीम के नाम पर, जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है कि देखिए हम तालीम पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चोर रास्ते से अल्पसंख्यकों की जो तालीम की रूह है, यानी जो अल्पसंख्यकों की जो तालीम का जो जबान है, मादरी जुबान है, उसके पीछे इसका भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से वो टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और फिर वही गलती 2022 में दोहराई जाती है कि 2022 में पंजाबी की 874 वैकेंसी निकलती है, उर्दू की 917 वैकेंसी निकलती है और उस गलत नीति की वजह से सिर्फ 138 पंजाबी के शिक्षक भरे जाते हैं और 177 उर्दू के भरे जाते हैं। 736 पंजाबी की रिक्तियां बची रह जाती हैं और 740 उर्दू की टीचरों की वैकेंसीज रह जाती हैं। उसके विरोध में 9 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली आवाज उठाती है और वो आवाज उठा के इस सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करती है, पर्दाफाश करती है। ये मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है या वो अखबार की कटिंग में लेकर आया हूं। जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने आवाज उठाई थी कि पक्षपात नीति के कारण दिल्ली में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों का संकट खड़ा हो गया है। खड़ा नहीं हो गया था, ये संकट इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया था। अब जब हमने इसकी मांग उठाई और जगह जगह इनका विरोध किया तो अब सरकार जागी है। तो सरकार के डीएसएसपी ने एक लेटर कल लिखा उसको माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर को, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें डीएसएसपी के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात बताई कि अब हम टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी और साथ में टीजी संस्कृत, यहाँ पे नुक्ता समझने की बात है कि संस्कृत वालों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, फिर भी उन्होंने संस्कृत को इसमें शामिल कर लिया। हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसका एतराज नहीं करते, लेकिन हम ये मनोवादी मानसिकता के बारे में बताना चाहते हैं कि जब भी कभी उर्दू या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी बात उठाता है तो ये बैलेंस वर्क कराने के लिए अपनी नीतियों को डिफरेंटली पेश करते हैं। खैर अब जो भी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस आर्डर के तहत ये बताया है कि अब जो भेदभावपूर्ण नीति थी वो भेदभावपूर्ण नीति ये थी कि उर्दू और पंजाबी जबान के 2 पेपर हुए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो कैंडिडेट सेक्शन ए में पास होता था वही सेक्शन बी की मेरिट उसकी काउंट होती।
जिसने सेक्शन ए पास नहीं किया उसको सेक्शन बी में कंसिडर ही नहीं किया गया, इसीलिए इतने कम टीचर रखे गए। इसी के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। अब इस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन ए का अब पास होना जरूरी नहीं होगा और वो सेक्शन ए में जितने भी नंबर आएंगे वो सेक्शन बी के साथ जुड़कर टोटल मेरिट बनेगी, ऐसा ये लेटर बताता है। अब इसके हवाले से हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो ये कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस भेदभावपूर्ण नीति और गलती के लिए माफी मांगे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगे, खासतौर से उर्दू वालों से और पंजाबी वालों से माफी मांगे कि तुम्हारी गलत नीति की वजह से ये दोनों जुबानें या इन दोनों जुबानों को पढ़ने वाले बच्चे 5 साल से तो वैसे ही महरूम है टीचर से, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? और फिर तुमने ये छोटे से डिसीजन लेने में भी 6 महीने लगा दिए। 9 फरवरी 2022 का हमारी डिमांड है जो कल पूरी हुई है। तो एक तो ये 6 महीने का कफारा, दूसरा ये 5-7 साल से जो तुम तालीम के नाम पे अपनी पीठ थपथपाते हो और अल्पसंख्यकों के विरोध में और उनके बच्चों को उर्दू और पंजाबी ना पढ़ पाए उसकी जब तुमने साजिश की है, इसके लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया डीएसएसबी का, उनको उसी एग्जाम के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाए और जिन बच्चों को या आवेदकों को सेक्शन ए पास ना करने के कारण रोक दिया गया था उनको उसी मेरिट के तहत नियुक्ति की जाए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो सरकार का पैसा बचेगा, दूसरा टाइम बचेगा, तीसरा वो जो लोग जो ओवरेज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उनको किनारे पे थे, अब वो ओवरेज हो गए होंगे तो वो उस ओवरेज के खतरे से भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो नीति में बदलाव किया गया है ये आगामी वैकेंसीज के लिए है, यानी आने वाली वैकेंसीज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने लोगों ने अप्लाई कर दिया था वो इसमें कंसिडर नहीं होंगे। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि पुराने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया उनको उसी मेरिट के आधार पर, उसी नंबरों के आधार पर कंसिडर करके जल्द से जल्द उर्दू और पंजाबी टीचरों को मुकर्रर किया जाए, नियुक्त किया जाए। क्योंकि हमें शक है कि ये मनवादी सरकार फिर कोई बहाना बना देगी, फिर नई वैकेंसी में लाकर कोई और एक ऐसा रशगुफा ले आएगी कि उर्दू और पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह से पिछले 8 साल से अपने टीचरों के लिए तरस रहे हैं, आगे भी तरसते रहेंगे। इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है और इसको ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जब तक वो अपनी मादरी जुबान में अपना पढ़ाई नहीं पूरी करेगा तब तक उसको वो असल जो रूह है तालीम की वो उसको नहीं मिल पाएगी। यूं कहिए असल ताकत जो होती है उस मादरी जुबान होती है, उस ताकत से वो महरूम रहेगा। लिहाजा मैं दोबारा से दोहराता हूं, जो हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से, पहला तो वो अपने भेदभावपूर्ण गलत नीति जिसको उन्होंने तस्लीम किया है, तस्लीम करके ही उन्होंने बदलाव किया है, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दूसरा, टाइम और पैसा बचाने के लिए पुरानी बच्चों जो भी मेरिट थी उसी के आधार पर नियुक्तियां करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ओवरेज हो सकते हैं और आइंदा जो और दूसरे बहाने से भी बचा जा सके। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके शुक्रिया के साथ खत्म करता हूं। अब आपके जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने अरविंद केजरीवाल को मनुवादी कहे, वो तो अम्बेडकर साहब के फोटो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑफिस में। यही तो दोगला चेहरा है कि फोटो लगाकर जो उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली उनकी ये है कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी को, उन्होंने तो शहीद भगत सिंह का ही फोटो लगा रखा है, तब पंजाबी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? लेकिन उनको जब कोई पकड़ता है तो वो फिर पतली गली पकड़ लेते हैं। यानी इस तरीके से देखें कि ये जवाब उन्होंने खुद नहीं दिया है, डीएसएसबी से अपने ही अल्पसंख्यक कमीशन को दिलवाया है, खुद नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जबकि तालीम के मामले में मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हर बात पर आके बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उनकी जो मानसिकता है वो मनवादी है।
अगर नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि उर्दू और पंजाबी की डिमांड थी, उन्होंने इसमें संस्कृत क्यों जोड़ दी? इसका डिसीजन उनको जो डिमांड था उसी पे लेना चाहिए था। हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के फेवर में हैं। संस्कृत भी उतनी प्यारी जुबान है जितनी उर्दू और पंजाबी है, लेकिन सरकार की मंशा पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तुम्हारा काम करने का तरीका